खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। बिहार में सियासी उठापटक जारी है। 20 तारीख को मांझी अक्सरियत साबित कर पाएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इसी बीच मांझी के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी के ज्यादातर एमएलए चाहते हैं कि मांझी सरकार को हिमायत दी जाए। वहीं दूसरी तरफ असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपोजिशन जमात को लेकर बीजेपी जेडीयू में घमासान मचा हुआ है। क्या बीजेपी मांझी को हिमायत देगी? बीजेपी की हिमायत के बाद भी क्या मांझी सरकार बच पाएगी? क्या 20 तारीख के बाद नीतीश कुमार दोबारा बिहार के सीएम बनेंगे? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं और इस मौजू पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार। जमशेद आदिल साहब आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है और शबाब अनवर साहब आपका भी आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। और फोन लाइन के जरिए हमारे साथ चंद मेहमान गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। बिहार की सियासत रोज बरोज नई करवट ले रही है। मांझी सरकार बचेगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इस बीच इशारे मिल रहे हैं कि बीजेपी मांझी की सरकार को हिमायत दे सकती है। इस पर एमएलएज की राय जानने के लिए पार्टी ने एक मीटिंग बुलाई। साबिक डिप्टी वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी के घर बुलाई गई इस मीटिंग में ज्यादातर एमएलएज मांझी की हिमायत में नजर आए। कई रुकने असेंबली ने मांझी की हिमायत में अपनी राय रखी, लेकिन आखिरी फैसला पार्टी के आला लीडरों को करना है। व्यक्तिगत राय है कि जीतन राम मांझी के साथ जो भी कुछ नीतीश कुमार कर रहे हैं वो महादलितों के साथ अन्याय कर रहे हैं। 7 महीना पहले उन्होंने उनको बनाया, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि आज उसको हटाने का निर्णय वो ले रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये तो महादलितों का अपमान है। हमारे साथ कुछ और विधायक उनसे बात करते हैं। सर आप बताएं, क्या व्यक्तिगत राय आपकी है कि मांझी सरकार को बीजेपी समर्थन सदन में दे या न दे? श्री जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री के रूप में जो काम किए हैं वह एक विषय है, परंतु श्री नीतीश कुमार जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी मिलकर एक महादलित के नेता को जिस तरीके से अनवरत अपमान किया है, अपमानित कर रहे हैं और जिस अलोकतांत्रिक तरीके से उनको सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, तो इससे बिहार के लोगों के मन में पीड़ा है, मेरे भी मन में कष्ट है। पटना में स्पीकर की जानिब से बुलाई गई कुल जमाती मीटिंग का बीजेपी ने बायकॉट कर दिया। अपोजिशन लीडर के सवाल पर बीजेपी किसी तरह के समझौते को तैयार नहीं है और इसी सिलसिले में पार्टी ने मीटिंग का बायकॉट कर दिया। पार्टी के लीडर नंदकिशोर यादव ने मीटिंग से वॉकआउट किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि स्पीकर जेडीयू लीडर की तरह काम कर रहे हैं। बीजेपी अब इस इशू को कोर्ट में चैलेंज दे सकती है। हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं, जमशेद आदिल साहब और शबाब अनवर साहब, और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं बीजेपी लीडर संजय मयूख साहब, और हमारे साथ जेडीयू के तर्जुमान अफजल अब्बास साहब भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हैं। संजय मयूख जी, क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको, आपकी पार्टी के पास आपके तमाम ज्यादातर एमएलए कहीं ना कहीं से मांझी के फेवर में नजर आ रहे हैं, तो क्या ये मान के चला जाए कि 20 तारीख को आपकी पार्टी मांझी की हिमायत में वोट करेगी? संजय मयूख जी। किसी में विश्वास नहीं करती और ज्यादातर विधायक नहीं, सर्वसम्मत विधायक, सर्वसम्मत निर्णय है कि मांझी जी को समर्थन दिया जाए। ऐसा हमने आग्रह किया है अपने केंद्रीय आला कमान से जी, और हमने कहा जी की पार्टी नहीं है, इसलिए एक व्यक्ति का निर्णय नहीं चलता है। हमारे यहाँ पार्टी में आला कमान को बताया जाता है, प्रदेश नेतृत्व को बताया जाता है। तो हमने प्रदेश नेतृत्व से कहा है कि विधायक दल का सर्वसम्मत निर्णय है कि जीतन राम मांझी जी को समर्थन जी। लेकिन क्या आपके पास जो नंबर है 87 का और मांझी जी की हिमायत में उनके सपोर्ट में जितने एमएलए हैं, क्या मिलकर आप लोग सरकार बचा पाएंगे?
नहीं, हम ये सरकार बचाना नहीं, हम मांझी जी के अपमान का बदला लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मांझी जी की हार भी होती है तब भी महादलित के नाम पर आप उनके साथ खड़े नजर आएंगे? समाज के व्यक्ति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह तय है। जी, इसका मतलब कि आप खुलकर अब हिमायत में आ गए हैं। अब आपकी पार्टी मांझी जी की हिमायत में वोट करेगा। फोन लाइन पर बने रहे हमारे साथ जेडीयू लीडर अफजल अब्बास साहब भी मौजूद हैं बातचीत में। अफजल अब्बास साहब, आपका की क्या राय है? हर हालत में ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी फ्लोर ऑफ द हाउस पर मांझी की हिमायत में नजर आ रही है, ये बताया अभी बीजेपी लीडर संजय मयूख जी ने। देखिए, जहां तक मैं अपने पार्टी की तरफ से जो भी बयानात आ रहे हैं मेरी तरफ से या फिर पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी की तरफ से, मैंने बहुत पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की ये साजिश है और इनके शिवसेना के जो पार्टनर, इनके अलायंस पार्टनर है, पहले भी ने कहा दिया कि बीजेपी खेल खेल रही है नीतीश कुमार वर्सेस जीतन राम मांझी। ये दलितों के हिमायती की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दिल में दलित की हिमायती की बात नहीं है। ये हिंदू में दलित, जो दलित समाज के लोग हैं, उस दलित समाज का इलेक्शन में फायदा लेने की कोशिश है। मैं आपको एक बात और पहले बता दूं कि इसके पहले जब विधानसभा राज्यसभा का चुनाव हुआ था, इस वक्त भी उन लोगों ने ऐसा ही किया था और मुंह की खाद मुंह के बल गिरना पड़ा था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, फ्लोर पे ये आ गए तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये साजिश सामने आ जाएगी। ये साजिश रचने वाला आरएसएस के लोग और ये बीजेपी के लोग हैं। लेकिन एक बड़ा इसका खामियाजा भी उठाना पड़ेगा अफजल अब्बास साहब, ये इस बात को मत भूलिए। जी, क्या अगर आपको हिमायत मिल भी जाती है आपकी पार्टी को, नीतीश कुमार दोबारा चीफ मिनिस्टर बन भी जाते हैं, तब भी पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ेगा महादलित की मुखालफत के मामले में। मैं समझ गया आप क्या करें। मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ने दलित का सम्मान बढ़ाया और अगर ये बीजेपी के नेताओं में दम है, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, यानी बीजेपी के नेताओं में दम है तो इनके पास बिहार की दो ऐसी शख्सियत आज के डेट में जो दलित समाज से आती है, एक नंबर एक रामविलास पासवान, दूसरे ये जीतन राम मांझी। अगर इनके दम है तो फिर विधानसभा का अगला चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ा जाए, मैं इनका वेलकम करूंगा, समझूंगा कि ये सही में दलित के हमदर्द है। अभी तक ये लगता है कि दलितों के नाम पर मांझी को शहीद करके शहादत का दर्जा देके ये सेंटीमेंट उभार के इलेक्शन में 2015 में लेना चाहते हैं। जी, यानी पूरी तरह से सियासत हो रही है इसमें भी। आप भी फोन लाइन पर बने हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट जमशेद आदिल साहब। अब आपने दोनों लीडरान की बात सुनी, अब आपका क्या ख्याल है एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर? आप किस तौर पर बिहार के हालात को देख रहे हैं? देखिए, बिहार में फिरकापरस्ती की लहर नहीं चलने वाली। जी, बिहार गंगा जमुनी तहजीब की रगों में, बिहार की रगों में गंगा जमुनी तहजीब का लहू दौड़ता है। जी, वहां सिर्फ एक चीज चलती है, जात पात की लहर। और जात पात की लहर पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने जो किया दिखाया सीमांचल में, उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अब जो उसके पास एक हरबा है कि जात पात के में शिद्दत पैदा करके मांझी के कंधे पर बंदूक चला के वो नई सियासत करना चाहती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये दलितों का जो मसला उठा है, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यही मसला तो रामविलास पासवान भी उठा चुके हैं, महादलित का और दलित का करा चुके हैं। उसका कोई खास नहीं हुआ, 6% से ज्यादा वोट नहीं बढ़े। अब जो शुरुआत हुई है इनके, तो ये एक तरह से बदनामी आम जनता में यही है कि इन्होंने नीतीश के साथ धोखा किया। नीतीश ने अखलाकी तौर पर इस्तीफा देके इनको आगे बैठाया था और खुद बिहार को बेदार करने के लिए, बिहार के अवाम को बेदार करने के लिए बढ़े थे। लेकिन अब जो मंजरनामा उठ रहा है वो सिर्फ जात पात का है, क्योंकि बिहार में फिरकापरस्ती नहीं, जात पूरी तरह से सियासी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। दोनों जानिब से, खास तौर से आपका कहना है बीजेपी की जानिब से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शबाब अनवर साहब, आपका ताल्लुक भी बिहार से है, बहुत बारीकी से आपने बिहार की सियासत को देखा है। आप मौजूदा हालात को किस तौर पर देख रहे हैं और क्या तजविया है आपका? देखिए, 20 फरवरी को क्या होने वाला है ये तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जो हालात और जो बहरान बिहार की सियासत में इस वक्त पैदा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कभी पैदा हुआ था। और अवाम खासतौर से काफी कंफ्यूज्ड हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस जो भी होता हो, संजय जी ठीक ही कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि सरकार बची जाए जीतन राम मांझी की, लेकिन हमने एक
पॉइंट एक नकाती एजेंडा हमारा है वो ये कि महादलित की जो बेइज्जती की गई, जो अपमान किया गया, उसका बदला लेंगे। जी। दूसरी तरफ अफजल अब्बास साहब जेडीयू के तर्जुमान हैं, जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, उनका भी कहना बिल्कुल सही है कि जात पात की इस तरह की जो लड़ाई है और उसमें बीजेपी और दूसरे जो अलायंस लोग हैं वो मिलकर बिहार की सियासत को एक नया रंग देना चाहते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर यह बात बिल्कुल तय है कि बिहार में जब भी इंतखाब हुआ है उससे पहले जात पात की सियासत सर चढ़कर बोली है और इस मर्तबा मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही सर चढ़कर बोल रही है। जी, संजय मयूख जी क्या बोलेंगे? कहीं ना कहीं से इलेक्शन से पहले, असेंबली इलेक्शन से पहले फिर पूरी सियासत, पूरी पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट बेस्ड होती जा रही है। संजय मयूख जी, संजय मयूख जी से हमारा राब्ता खत्म हो गया। अफजल अब्बास साहब, क्या इस असेंबली इलेक्शन में कास्ट ही हावी रहेगा अहम मुद्दे के तौर पर? देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश और दीगर स्टेट में कुछ बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूं अपने शबाब अनवर साहब की बातों से कि कहीं ना कहीं कास्ट की बात आती है और कास्ट पे भी चुनाव होता है। लेकिन उन सब के बावजूद नीतीश कुमार, आज मैं बता रहा हूं, जब पार्लियामेंट का चुनाव होता तो सब लोगों ने, बिहार की आवाम ये कहती थी कि नहीं, मोदी को हम देंगे, मोदी को एक बात देंगे। लेकिन असेंबली इलेक्शन में नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार में जिस तरह से डेवलपमेंट काम 15 साल से जो दबा हुआ था, कुचला हुआ था, बिहार नीचे लेवल पर गया था, उसको नीतीश कुमार उठा के लेके आए। इसलिए नीतीश कुमार बिहार के लिए जरूरी है। ये आम की जमीनी सतह पर ये बात हो रही थी। मैं समझता हूं कि जात पात एक फैक्टर तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, लेकिन साथ साथ नेतृत्व किसकी है और कौन संभाल सकता है, उसमें नीतीश कुमार से अच्छा कोई आज के डेट में बिहार में लीडर नजर नहीं आ रहा है। खास करके हमारे गठबंधन जो है अलायंस में, इसी वजह से लालू यादव ने भी उनको तस्लीम कर लिया, इसी वजह से कांग्रेस ने भी तस्लीम कर लिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि नीतीश कुमार में वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है, वो हैसियत, वो सलाहियत है कि बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि बिहार के चुनाव जात पात के साथ साथ उसे बढ़ के डेवलपमेंट इशू पर जरूर होगा। जी जी जी, आप फोन लाइन पर बने। हम ये जमशेद आदिल साहब, एक अगर हम नजर दौड़ाएं तो ये पार्टी का प्रिवरेटिव होता है, पार्टी तय करती है कि उसकी जानिब से, उस पार्टी की जानिब से उनका सीएम का उम्मीदवार कौन होगा। उनकी लेजिस्लेटिव पार्टी, यानी जो पार्टी की जो लेजिस्लेटिव ग्रुप है वो तय करता है और पार्टी सदर भी तय कर लेते हैं। पार्टी मजमूई तौर पर पार्टी तय करती है। इसकी एक ताजा मिसाल है कि मनोहर पारिकर गोवा के चीफ मिनिस्टर थे। मरकज में आने से पहले पार्टी ने तय किया कि उनकी जिम्मेदारी बदल दी जाए, उन्हें वजीराला से हटाकर मरकज में वजीर दिफा बना दिया जाए। उन्होंने उसे कबूल कर लिया, उनकी जगह कोई और वजीराला हो गया गोवा का। यही बात बीजेपी बिहार में क्यों नहीं समझ पा रही है कि जेडीयू का अपना हक है कि उसकी जानिब से उसका लीडर कौन होगा, हाउस में उसका लीडर कौन होगा, यह तय करने का उस पार्टी को हक है। अब इस पर सियासत क्यों हो रही है? जी जमशेद आदिल साहब, आपसे मेरा सवाल है। दरअसल ये बीजेपी की एक बिहार में नाकामी की सबसे बड़ी वजह बनेगी। मांझी का साथ देना, ये बहुत बड़ी एक तरह से बीजेपी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। नीतीश के दोनों हाथ में लड्डू हैं। मैं इस पर सवाल से थोड़ा सा अलग बोल रहा हूं। जी जी, अव्वल तो ये कि अगर वो फ्लोर पर साबित करते हैं तो सीएम हो जाएंगे, नहीं साबित करते हैं तो बाहर चले जाएंगे, लेकिन बाहर में उनकी हमदर्दियां मिल जाएंगी, उन्हें आवाम में हमदर्दी मिल। हमारे साथ संजय मयूख साहब बातचीत में शामिल हो गए। संजय मयूख जी, एक बुनियादी सवाल यह है कि यह आम तौर पर यह प्रैक्टिस रही है कि जो पार्टी होती है वो तय करती है कि उसकी तरफ से सीएम के लिए कौन उम्मीदवार होगा, किसको सीएम बनाया जाए। ये इसकी ताजा मिसाल हम दे दें, पास्ट में भी बहुत ऐसा हुआ है। आपकी पार्टी के लीडर, आपकी पार्टी ने तय किया कि मनोहर पारिकर साहब जो गोवा के वजीर आला थे, उनको चीफ मिनिस्टरशिप उनकी हटा दी जाए, उनकी ले ली जाए और उनको सेंटर में मिनिस्टर बनाया जाए। किसी और को गोवा में चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो यह पार्टी ने तय किया। अब जेडीयू को भी हक है कि वो अपना तय करे कि उसकी तरफ से कौन चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा। अब इसमें कहां दिक्कत है? तब क्यों सियासत हो रही है? संजय मयूख जी, आपसे मेरा सवाल है ये। क्या आपसे सवाल यह है कि आपकी पार्टी ने हाल के दिनों में तय किया कि मनोहर पारिकर गोवा के चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, उनको सेंटर में मिनिस्टर बनाया जाएगा, डिफेंस मिनिस्टर, और किसी और को गोवा का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। यह पार्टी का डिसीजन था और पार्टी यह तय करती है। तो वही वैसे ही जेडीयू जब तय कर रही है कि उसकी तरफ से नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे, तो इसमें दिक्कत कहां है?
आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है जी। संजय महबूब जी तक आवाज हमारी नहीं जा पा रही है। जमशेद आदिल साहब, आप कुछ बोल रहे थे इस सिलसिले मैं ये कह रहा था कि ठीक, ये तो एक रवायत रही है कि ऐसा होना, पार्टी आला कमान चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, वो तय करती है कि सीएम कौन बनेगा। आला कमान या मजमूई तौर पर पार्टी के लिए जो एमएलएज है वो मिलकर तय कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ग्रीन सिग्नल आला कमान ही देता है। उस लिहाज से तो यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत है, बिहार की सियासत है, जहां न फिरकापस्ती काम आती है न कोई और लहर काम आती है। वहां सिर्फ एक जात पात की ऐसी चीज है जहर कि वो काम आती है। इसी में तो सियासत का सब कुछ होता है जी। लिहाजा बीजेपी के लिए ये जात पात की सियासत ही उसके लिए आज जरूरी है। यानी बीजेपी के लिए अपने लिए अब पैमाना कुछ और, दूसरों के लिए पैमाना कुछ और। शबाब और साहब, इस सवाल का जवाब हम जानना चाहेंगे कि क्या जब अपने यहां अलग प्रैक्टिस है बीजेपी की, वो अपना वज़ीर आला का कैंडिडेट बदल सकते हैं, वज़ीर आला को बदल सकते हैं, तो दूसरे अगर बदल रहे हैं, दूसरी पार्टी बदल रही है, तो इस पर सियासत क्यों हो रही है? मुझे लगता है कि बीजेपी के यहाँ कोई भी लीडर इसका जवाब देने के लिए इस वक्त तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। और रही बात बिहार की सियासत की, तो इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त बिहार को नीतीश कुमार की जरूरत है वज़ीर आला के हैसियत से, क्योंकि जैसा कहा गया था कि राष्ट्रीय जनता दल के दौर इक़्तिदार में कुछ नहीं हुआ, और जाहिर सी बात है लोगों ने देखा भी, नीतीश कुमार जब वज़ीर आला बने तो बिहार की तस्वीर बदली, बिहार की छवि बदली। और जिस तरह से आज बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की छवि बदली है, तो कौमी सतह पर बिहार की छवि बदली, इससे कोई दो राय नहीं है। बिहार के अवाम भी मुझे ऐसा लगता है कि वो चाह रहे होंगे जो जात पात पर यकीन नहीं रखते हैं, जबकि बहुत ज्यादा कसरत से वहां पर इस तरह का देखा जाता है असर। बिहार के अवाम भी ज्यादातर ये चाहते होंगे कि इस वक्त नीतीश कुमार रिटेन करें, वापस आए इख्तिदार में, और उसके बाद इलेक्शन में जो कुछ होना है वो तो होगा ही, बहुत कुछ भी होना बाकी है, धूप छांव का खेल होगा। जैसा कि जमशेद आदिल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वहां कुछ नहीं चलता है, न फिरका परस्ती चलती है, न किसी तरह का बहुत अलायंस वाली सिचुएशन वहां ज्यादा देर तक टिक पाती है। वहां पर जात पात की सियासत है, कोशिश की जा रही है कि इसको खत्म किया जाए जड़ से, लेकिन ये तभी खत्म हो सकती है जब अक्सरियत के साथ कोई लेकिन जो खेल बिहार में चल रहा है, जिस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है, ऐसा लग नहीं रहा है। और सबसे अहम बात खालिद साहब, जब महादलित की बात की जा रही है, जितने भी बीजेपी के लीडर आज सुशील कुमार मोदी के घर पर गए थे, सब महादलित तो है नहीं, लेकिन सब आपने सुना अभी कि सब एक सिरे से सिर्फ महादलित जीतन राम मांझी की बात कर रहे थे। तो अपनी जात के जज्बात को अपने अंदर दिल में रख करके वो किसी तरह पार्टी का जो मामला है, पार्टी की व्हीप है, उसके हिसाब से वो बात कर रहे हैं जी। यानी पार्टी की व्हीप के हिसाब से बीजेपी तमाम लीडर जो एमएलए थे वो बात कर रहे हैं, और मजमूई तौर पर कहीं ना कहीं से असेंबली इलेक्शन तक जो जात पात ही हावी रहेगी। ये हालात बता रहे हैं बिहार में जो सियासी हालात हैं, वो हालात हादरा में। वक्त हो गया ब्रेक का। जमशेद आदिल साहब और शबाब अनवर साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ और भी चंद मेहमान गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे, और अफजल अब्बास साहब हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं। फौरन हाजिर होते हैं। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। गया मुंशी अल्लाह पै गया बिछोड़ा, हो लगी कैंची गमा दी, हो लगी कैंची गमा दी।
ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। हम आज बात कर रहे हैं बिहार में सियासी उथल पुथल जो जारी है उसके तमाम पहलुओं पर। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जमशेद आदिल साहब और शबाब अनवर साहब, और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं जेडीयू के लीडर अफजल अब्बास साहब, और फोन लाइन के जरिए इस सेगमेंट में गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं आरजेडी लीडर डॉक्टर एजाज अली साहब भी। आपका खैर मकदम है डॉक्टर एजाज अली साहब। डॉक्टर एजाज अली साहब, आप किस तौर पर देख रहे हैं? आरजेडी कहीं ना कहीं से शुरुआती दौर में मांझी की हिमायत में नजर आ रही थी। लालू प्रसाद यादव नहीं चाह रहे थे कि मांझी को हटाया जाए, और इसका एतराफ पप्पू यादव ने भी किया था। हाल के कुछ दिनों तक पहले तक पप्पू यादव भी नहीं चाह रहे थे कि मांझी को हटाया जाए। ये आखिर क्या मजबूरी है, क्या वजह क्या हुई? क्या आप किस तौर पर देखते हैं आरजेडी लीडर के नाते? देखिए, लालू यादव या आरजेडी ने के सपोर्ट पे, हिमायत पर तो मांझी सरकार ही बनी। अगर लालू यादव नहीं सपोर्ट करते तो मांझी सरकार बनने का सवाल नहीं होता था। और बहुत हद तक लालू यादव हमेशा साथ रहे, आरजेडी हमेशा कोशिश ये करता रहा कि मांझी जी बने रहे। लेकिन मांझी जी से कुछ गलतियां हुई हैं। देखिए, गलती तो नीतीश कुमार से भी हुई है, हमको कहने में कोई हिचक नहीं है। लेकिन मांझी से जो गलती हुई ये हुई है जिससे ये संदेश जाने लगा कि कहीं न कहीं पर ये बीजेपी से मिलकर सांठगांठ किए हुए हैं। यही वजह है कि बाद में लालू यादव या आरजेडी भी पीछे हट गई और नीतीश कुमार का साथ देने को तैयार हो गई है। जी जी, बुनियादी चीज यही है। जी जी। अब देखिए क्या मामला, तब 20 तारीख को फैसला होने वाला है। 20 तारीख को होगा, देखा जी। 20 तारीख को जो भी फैसला होता है, बीजेपी के लीडरान बोल रहे हैं, और अब बीजेपी की जो मीटिंग हुई है तमाम एमएलएज की, लेजिस्लेटिव पार्टी की, उसमें तमाम एमएलएज वो कहीं ना कहीं से सपोर्ट में है कि मांझी की हिमायत की जाए। और बीजेपी का यह मौकफ नजर आ रहा है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर मांझी की हिमायत वो करेंगे, चाहे मांझी की हुकूमत बचे या नहीं, क्योंकि उन्हें महादलित का सपोर्ट चाहिए। महादलित के नाम पे उन्हें सियासत कर रही है। इसे किस तौर पर आप देखते हैं? आपकी पार्टी, आपकी जो कॉन्ग्लोमरेट है, आपका जो इत्तेहाद बना है, उसको कितना इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? देखिए, आपने सही बताया है कि ये बीजेपी वाले तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये पैगाम चला जाए कि हम मांझी के सपोर्ट में रहे हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन है यूपीए का, ये मांझी की मुखालफत किया है। और चूंकि वो एक महादलित समाज के हैं, इसलिए महादलित समाज की एक तरह से मुखालफत हो रही है, ये पैगाम देना चाहती है जी। लेकिन इतनी बात तय है जी, आज जो भी अभी आपको सीन देखने में मिल रहा है बिहार में जी, या जैसा भी लोग अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन हमें जो अंदाजा लग रहा है जी, वो, और आम यहाँ के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से अब सरकार बीजेपी के हवाले हो जाएगी, चाहे वो मांझी के जरिया हो या फिर प्रेसिडेंट रूल के जरिया हो। जी जी, आप भी इससे खूब वाकिफ होंगे जी कि इस वक्त जो बिहार के गवर्नर हैं जनाब त्रिपाठी साहब जी, केसरीनाथ वो त्रिपाठी, तो प्रेसिडेंट रूल लागू करने में और बनी बनाई सरकार को गिराने में तो वो बिल्कुल माहिर है। उनको डॉक्टरेट की डिग्री हासिल है जी। वो भी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि किसी तरह से नीतीश कुमार या यूपीए की सरकार यहाँ नहीं बन पाए, गठबंधन सरकार नहीं रहे, नीतीश कुमार नहीं बन पाए। ये हर आखिरी लम्हे तक वो कोशिश करेंगे जी। और इसी हिसाब से सारी सियासत यहाँ की चल रही है जी जी। हम हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहे डॉक्टर एजाज अली साहब। हमारे साथ अफजल अब्बास साहब भी बातचीत में शामिल हैं, जेडीयू लीडर। अफजल अब्बास साहब, अगर मांझी की हुकूमत को हिमायत नहीं मिलती है, वो गिर जाती है और प्रेसिडेंट रूल के हालात बनते हैं रियासत में, तो क्या मौकिफ होगा आपकी पार्टी का? फिर किस तरह से क्या मूव होगा? देखिए, इस सिलसिले में, इस संदर्भ में तो बड़े नेता बताएंगे क्या करेंगे, लेकिन जहां तक सवाल है, जब मेरे पास बहुमत है तो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात ही कहां से होती है? जो फ्लोर में वो डिफीट खा जाएंगे, तो मेरे पास, हमने एक राजभवन से लेके राष्ट्रपति भवन तक 130 आदमी का, 130 एमएलए का हमने परेड करा दिया। उनके पास बहुमत है भी नहीं, और उसके बावजूद भी वो अड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पर्दे के पीछे तो एक और डिवीजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात हो रही है।
जी, तो क्या आपको यकीन है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी उतनी ही हिमायत मिलेगी जितनी परेड कराई है आप लोगों ने गवर्नर के पास और प्रेसिडेंट के पास? जी, अगर 130 विधायक से एमएलए से एक भी कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। ये मांझी जी को शहीद का दर्जा देना चाहते हैं और इसका फायदा इलेक्शन में उठाना चाहते हैं। मैंने अब पहले भी कहा और अब भी दोबारा कर रहा हूं, हमदर्दी नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक सेंटीमेंट उभार। जी, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपकी पार्टी की हिमायत बढ़ेगी ही, वो घटेगी नहीं? 130 फोन लाइन पर बने रहिए। जमशेद आदिल साहब, आप किस तौर पर देखते हैं, क्या जैसा कि डॉक्टर एजाज अली साहब फरमा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है केसरीनाथ त्रिपाठी गवर्नर जो हैं वो कहीं ना कहीं से प्रेसिडेंट रूल के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन जो गवर्नर का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उस लिहाज से शुभा तो जरूर होता है, लेकिन नीतीश एक बड़ी कुव्वत बनकर जरूर उभरे हैं। ये यहां पर है, इनके लोग अब तक तो वाजे नहीं हुए सिवाय 6-7 लोगों के जिन्हें निकाला जा चुका है आज। तो मुझे तो नहीं लगता है अगर हो भी गया तो इसका फायदा जेडीयू की ही होगा। जी, इसकी हालत भी वही दिल्ली जैसी होगी जैसा कि एलजी के जरिए हुकूमत चलाई गई, वहां गवर्नर के जरिए हुकूमत चलाई जाएगी और फिर नतीजा एक इनकलाब की सूरत में होगा बिहार में। जी, शबाब अनवर साहब, एक तो अगर प्रेसिडेंट रूल रखता है तो जैसा कि जमशेद आदिल साहब ने कहा कि इसका फायदा जेडीयू को मिलेगा, और प्रेसिडेंट रूल नहीं भी लगता है तो आइंदा इलेक्शन में लगता है या नहीं लगता है जेडीयू कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी महादलित के इशू को लेकर? यह डैमेज बहुत बड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि आज तक काफी दिन हो गए हैं नीतीश कुमार को इस्तीफा दिए हुए, अभी भी बिहार के अवाम ये समझ नहीं पाए कि आखिर उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों था, क्योंकि बिहार को नीतीश कुमार की जरूरत थी। जी, काफी तरक्याती काम हो रहे थे हर तरफ, और सबसे बड़ी बात थी कि ट्रांसपेरेंसी जो गुड गवर्नेंस में होनी चाहिए वो भी नजर आ रही थी। लेकिन अचानक नरेंद्र मोदी के नाम पर हो सकता है माइनॉरिटी की हिमायत हासिल करने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उससे कोई फायदा भी नहीं हुआ। सबसे अहम बात यह है कि ये जो डैमेज नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद हुआ है और एक मजाक जो बिहार की सियासत में बन गई जीतन राम मांझी के आने के बाद, ऐसे कई बयानात उन्होंने दिए जो आप भी जानते हैं, जो किसी सीएम या किसी भी तजुर्बाकार और मंझे हुए लीडर से लोग तवक्को नहीं करते हैं। बिहार का मजाक उड़ा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में। तो इस चीज के लिए लोग कह रहे हैं कि इसके लिए नीतीश कुमार यकीनी तौर पर जिम्मेदार है, और अब जरूरत इस बात की है कि सारी चीजें खत्म हो जाए, ड्रामा जो चला था वो खत्म हो, और नीतीश कुमार को यकीनी तौर पर, भले बीजेपी की कोशिश होगी जो तीसरे मुतबादिल के तौर पर बता रहे थे डॉक्टर एजाज अली साहब कि हो सकता है कि बिहार के गवर्नर के जरिए भी कुछ हो, लेकिन जब फ्लोर पर अगर अक्सरियत साबित हो जाती है, अफजल अब्बास साहब का भी दावा है कि लोग बढ़ेंगे कम नहीं होंगे, तो इस वक्त बिहार के लोगों को जरूरत है, इलेक्शन तो अक्टूबर-नवंबर में होना है, लेकिन अभी इतने दिन जो तातुल का शिकार है बिहार की सियासत, तरक्याती काम रुके हुए हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर रोक दी गई हैं, तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जीतन राम मांझी जो फैसला कर रहे हैं इस वक्त अक़लियत में है उनकी सरकार, तो उस पर भी हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी कि उसका नफाज 20 के बाद ही होगा। जी, यानी लौटना बहुत जरूरी है इस वक्त। जी, डॉक्टर एजाज अली साहब, मुख्तसर जानना चाहेंगे आपसे, आपने प्रेसिडेंट रूल की तरफ इशारा किया, अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो आपका महाद या यूपीए का जो इत्तेहाद है वो कैसे हालात से निपटेगा? देखिए, प्रेसिडेंट रूल जैसा और लोगों ने बताया आपको, प्रेसिडेंट रूल लागू, हालांकि आप अब इतना आसान नहीं लगता है अगर नीतीश कुमार के पास अक्सरियत है तो। देखिए, जब बात हो रही कि फ्लोर में वोटिंग होगी, वोटिंग के जरिए यह साबित किया जाएगा कि इसके पास अक्सरियत नहीं है, तो आप जानते हैं कि आजकल वोटिंग किस तरह से होती है और कितने कितने उसमें मामलात होते हैं, ये तो आप भी खूब अच्छी से जानते हैं। जी, बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि, हमने बताया नहीं कि वो कोशिश करेगी कि मांझी के सपोर्ट में लोग आ जाएं, इसके लिए चाहे जो भी जिस भी हरबे का इस्तेमाल करना हो वो करेगी। जी, और इतनी बात भी है कि और सब असेंबलियों में जो देखा गया है जी कि इस तरह के जब मामलात होते हैं, वोटिंग का नतीजा होता है, तो उसमें ऐसे सिचुएशन असेंबली में पैदा कर दिए जाते हैं कि अल्टीमेटली प्रेसिडेंट रूल नाफिज करने का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। जी, यानी ऐसे अफरा तफरी का अब माहौल पैदा कर दिया जाए और हॉर्स ट्रेडिंग कुछ न कुछ ऐसी करवा ली जाए कि नंबर जो जिस पर दावा किया जा रहा है वो तितर बितर हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए और प्रेसिडेंट रूल के हालात पैदा हो जाए। चूंकि वक्त की तंगी, हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। डॉक्टर एजाज अली साहब, आपका फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अफजल अब्बास साहब, आपका भी फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। जमशेद आदिल साहब और शबाब अनवर साहब, आप दोनों का भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com।
फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।